ठीक है, देखो ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, इधर 2 स्पेसेस थी, ये ट्रिम हो गई है। तो इसका जो हार्डवेयर का अंदर का काम है वो सब मुझे देखने की जरूरत नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल करता है। एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। यूज़र को जो रेलेवेंट चीज़ें सिर्फ वही दिखाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या लेवल का है, क्या डिग्री का है, कितना एडवांस्ड है, उसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट की यूजफुलनेस को जज करते हैं। कीप्स द ट्रैक ऑफ हु is using the resources, granting resource requests according for resource using and mediating the conflicting resource request from different programs and users। तो किसको कितनी रिसोर्सेज देना है, किसको कितना परमिशन, कितना एक्सेस देना है, और जो अलग अलग प्रोग्राम्स और यूजर्स की जो रिक्वेस्ट रहती है एक्सेस की, उसको मीडिएट करना और उस कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वो इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र, और ईजियर बनाता है यूज़र के लिए कि वो एक्सेस कर सके रिसोर्सेज के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी होते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर कंट्रोलिंग ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो कि कनेक्टेड है सिस्टम पे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो प्रोवाइड करते हैं शेड्यूलिंग टू वेरियस प्रोग्राम्स प्रोसेसेस, मीन्स एलोकेट्स द मेमोरी टू वेरियस प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, कितनी स्टोरेज स्पेस देनी है, वो ये प्रोवाइड करते हैं, वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर एंड द सॉफ्टवेयर। इट इज स्टोर्ड इनटू द BIOS, दैट इज द बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम्स। जब यूजर स्टार्ट करता है अपने सिस्टम को, देन इट विल रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन जो कि नेसेसरी है एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी लोडेड इनटू द कंप्यूटर फॉर दिस विल यूज द फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क विच स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या रहते हैं, तो मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम, 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। मल्टी यूजर ये क्या होता है, नाम से क्लियर होता है कि साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा यूजर्स एक प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम कंप्यूटर पे एक ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या रहता है, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज 2000 हो गया। फिर मल्टी प्रोसेसिंग का क्या हुआ कि इट अलाउज रनिंग अ प्रोग्राम ऑन मोर देन वन CPU साइमल्टेनियसली। एक प्रोग्राम एक से ज़्यादा CPU पे अगर साइमल्टेनियसली रन कर सकता है। पहले क्या था कि एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे हैं, अभी यूज़र तो अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग ही हैं, लेकिन एक ही प्रोग्राम अलग अलग CPU पे साइमल्टेनियसली रन कर रहा है मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर पे, तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। उसके एग्जाम्पल विंडोज 2000 है, लाइनक्स है, यूनिक्स है। मल्टीटास्किंग, इट अलाउज एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। एक टास्क से ज़्यादा आप एग्जीक्यूट कर सकते हो एट द सेम टाइम, उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। सेम टाइम पे आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करने की अनुमति देते हैं, तो उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया विंडोज 7, विंडोज विस्टा, यूनिक्स एक्सेट्रा। मल्टी थ्रेडिंग ये इंपॉर्टेंट है, इट अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्रोग्राम टू रन कॉन्करेंटली। मतलब हम देखते हैं ना मोबाइल में कई चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती है, हम देखते हैं कंप्यूटर पर कई सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती है, हमें बैकग्राउंड डेटा ऑफ करना पड़ता है, बैकग्राउंड ऑपरेशन ऑफ करने पड़ते हैं, फोन को एयरप्लेन मोड पर डालना पड़ता है। ये सब क्या होता है, ये क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग हर आज की डिवाइस में जो 5th जनरेशन डिवाइस है उसमें मल्टी थ्रेडिंग चालू रहती है, तो एक प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को रन करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्करेंटली एक ही साथ में, उसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। रियल टाइम बेसिस पे मतलब विदाउट एनी बफरिंग डिले। अगर वीडियो कॉल में कर रहा हूँ तो जो मैंने बोला तभी मुझे समझ में आना चाहिए, जब मैंने बोला तभी मुझे समझ में आना चाहिए, वो हो गया विदाउट एनी बफरिंग। टाइम प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट्स जो है वो 10th ऑफ सेकंड्स में रिकॉर्ड होती है कि अगर कोई आपने सिस्टम को रिक्वायरमेंट दी तो सिस्टम से आपको तुरंत रिप्लाई आ जाना चाहिए। अगर आपने किसी को वीडियो कॉल लगाया तो वो तुरंत कनेक्ट हो जाना चाहिए रियल टाइम बेसिस पर। इंस्टेंट इनपुट का इंस्टेंट रिप्लाई आना चाहिए और वो टू एंड फ्रो उसका मूवमेंट चलते रहना चाहिए। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू प्रोवाइड द ओवरऑल फंक्शनलिटीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फंक्शंस क्या क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, देखो प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड डिवाइस मैनेजमेंट। नाम से क्लियर है कि जो प्रोसेसर है उसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेमोरी है कितना स्टोरेज किसको देना है वो मैनेज करता है, फाइल का मैनेजमेंट, अलग अलग फाइल कहाँ सेव्ड है, कहाँ पे सेव्ड है, अगर कोई उसमें कोई चेंजेस हुए तो उसको रिकॉर्ड करना, यूजर इंटरफेस कौन सा यूजर है, उसको कितना एक्सेस दिया हुआ है, उसने कब कब एक्सेस किया, वो सब चीज़ें, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, कोई वायरस नहीं आना चाहिए, कोई ट्रोजन नहीं आना चाहिए, कोई वर्म नहीं आना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी, डिवाइस का मैनेजमेंट, जो डिवाइस है उसकी कंडीशन कैसी है, हीट क्या है, बैटरी कितनी है, बैटरी लाइफ कितनी है, ये सब आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैटरी दिख रही है, ये सब दिख रहा है, टाइम दिखा रहा है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल करता है सारी चीज़ों को। तो अभी डिटेल में देखते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट द प्रोसेसर मैनेजमेंट एलोकेट्स द प्रोसेसर CPU टू प्रोसेस एंड डी एलोकेट प्रोसेसर व्हेन द प्रोसेसर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो जो प्रोसेसर मैनेजमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है कि जो प्रोसेसर मैनेजमेंट का है
ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो एलोकेट करता है प्रोसेसर, प्रोसेसर का मतलब सीपीयू और सीपीयू की कैपेसिटी टू द प्रोसेस एंड डी एलोकेट प्रोसेसर व्हेन द प्रोसेसर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर कोई प्रोसेस के लिए आपको सीपीयू के एक पर्टिकुलर पार्ट की जरूरत है तो वो उसे एलोकेट करता है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको वापस ले लेता है, उस फंक्शन को, उस यूटिलिटी को। जो प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्या? सबसे पहले कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, जैसे कि फाइल, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, तो कितना एक्सेस आपको देना है, और जब आपको रिक्वायर्ड एक्सेस है तब आपको एक्सेस दे देगा। कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, क्रिएट, एग्जीक्यूट एंड डिलीट अ प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस और यूजर प्रोसेस, कैंसिल और रिज्यूम अ प्रोसेस, शेड्यूल अ प्रोसेस, सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड डेडलॉक हैंडलिंग ऑफ द प्रोसेस। फिर मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? इट कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखता है, एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस और प्रोग्राम रिक्वेस्टेड, कौन सा पार्ट यूज में है कौन सा नहीं है उसका ट्रैक में रखता है, और एलोकेट करता है मेमोरी जब उसको पूछा जाता है। तो एक्टिविटीज क्या क्या रहती है इसकी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है? मेमोरी एलोकेट करता है, जो एलोकेट मेमोरी जो यूज में नहीं है तो उसे फ्री करता है, रीएलोकेट करता है मेमोरी अलग अलग प्रोग्राम्स को, और फिर ट्रैक रखता है किसने कितनी मेमोरी को यूज करा। फिर फाइल मैनेजमेंट, एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज, डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्सेज। जो फाइल मैनेजमेंट का टास्क है वो इंक्लूड करता है क्रिएट एंड डिलीट बोथ द फाइल्स, कितना एक्सेस किस फाइल को प्रोवाइड करना है, किस फाइल का एक्सेस किस यूजर को कितना प्रोवाइड करना है, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एलोकेट करता है स्पेस अलग अलग फाइल को, बैकअप बना के रखता है उनको सिक्योर रखता है फाइल्स को। डिवाइस मैनेजमेंट क्या? इट कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द डिवाइसेस। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। जब भी I/O लिखा हो ना वो इनपुट आउटपुट है। when and for whom and when and for how much time. Device management tasks are handled by the operating system are open, close and write device drivers, communicate, control and monitor the device drivers. Protection and security, जो operating system में protect करता है resources of the system को, user authentication, एट्रीब्यूट जैसे कि आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, एनक्रिप्शन डाल सकते हो। एनक्रिप्शन मतलब दोनों साइड, जो जिस बंदे ने डेटा सेंड करा और जिस बंदे को डेटा रिसीव हुआ, सिर्फ उन्हें पता रहेगा डेटा क्या है, बीच में डेटा जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा कोड्स में, जो कि अनरीडेबल है किसी थर्ड पर्सन को समझने के लिए। ये दो एंड्स पर ही उसे देखा जा सकता है, उसे कहते हैं एनक्रिप्टेड, वो एक सिक्योरिटी का फीचर रहता है। बैकअप रखता है डेटा का प्रोटेक्शन के लिए। एंटीवायरस जो है वो इसके थ्रू ही जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, एंटीवायरस क्योंकि एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी अलाउ नहीं करता है। तो जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे होते हो तो आपको कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल को डिसेबल करना पड़ता है कई सारे एंटीवायरस के लिए। दिस मीन्स बाय, तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी कैसे करता है? पासवर्ड्स एंड सिमिलर अदर टेक्नोलॉजीज प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा। यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर यूजर एंड द हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। जो यूजर इंटरफेस है वो क्या होता है? इज अ सेट ऑफ कमांड्स और अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाया विच द कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशंस एंड द हार्डवेयर। यूजर इंटरफेस क्या होता है? ऐसी कमांड्स होती है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहता है जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। मतलब क्या हुआ, देखो ये मैंने विंडोज़ की दवाई, ये मेरे पास आया, मैंने लिखा पेंट, तो ये पेंट लिखने पे ये आ रहा है ना, ये पेंट 3D लिख के आ रहा है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये असल में कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर खुद जनरेट कर रहा है मेरे कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे ये लोगो दिखा रहा है ताकि मुझे पता चले कौन सी चीज़ सेलेक्टेड है। मैं विंडोज 3D करूँगा तो ये सब लिख के आ रहा है, ये न्यू, ये सब, ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। कंप्यूटर को इस लैंग्वेज में चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो सिर्फ मुझे समझाने के लिए इस चीज़ को लिख रहा है। ओके 8-10 मिनट में हमारा जो एक सॉफ्टवेयर वाला पार्ट था वो खत्म हो गया है। अभी इसके बाद सॉफ्टवेयर, उसके टाइप्स, ये खत्म हो गए। अब देखो यहाँ से जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक चालू हो रहा है, लेकिन हैवी है। ये हैवी कैसे है कि ये आपको बहुत ज़्यादा थियरी लगेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक डेस्कटॉप के बारे में आएगा अभी। तो मेरे पास बहुत सिंपल है डेस्कटॉप, चलो बहुत सिंपल हो जाएगा समझाने के लिए। विंडोज़ एक्सप्लोरर आएगा, देखो डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी आएगी, मैं जाऊँगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। तो किस चीज़ को एक्सेस करना है, कैसे किस चीज़ को रीनेम करना है। देखो मैं किसी चीज़ को यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, अलग अलग ऑप्शन है और वही सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसका पाथ कैसे रहता है, ये जो ये लिखा है ना, ये पाथ रहता है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो ये पाथ आ जाएगा, सी ड्राइव में, यूजर्स में, एडमिन में, डॉक्यूमेंट्स में ये फोल्डर सेव्ड है, उसका पाथ आ जाएगा, उसकी लाइब्रेरी दिख जाएगी। तो इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, समझना आपके लिए उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा अभी कि या तो मुझे आपको समझाना है प्रैक्टिकली किसे क्या करना है, या फिर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में किस तरह लिखना है और सारे पॉइंट्स को कवर कर दूं।
ये वीडियो स्ट्रिक्टली एग्जाम पर्पज़ के लिए है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन टॉपिक्स पे बनी गई है, जिसको देखकर आप अच्छे समझ सकते हो कि किस चीज़ का क्या फंक्शन है, किस तरह कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए ये वीडियो को मत देखो, ये वीडियो को एग्जाम के एक दिन पहले देखना, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मैं अगला पार्ट दूंगा, इसमें आपको कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, वो ऑफकोर्स प्रैक्टिकल है, लेकिन मैं करके आपको कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और उसका कोई पॉइंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। आप कहेंगे सर ऐसी कैसे आप मोनोटोनस बात कर रहे हैं, जो चीज़ लिखी है उसको प्रैक्टिकल समझ में तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले नहीं, वो आपको एग्जाम के 2-3 महीने पहले उससे पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले समझने के लिए मत बैठो, एग्जाम के एक दिन पहले जो चीज़ लिखनी है उस पर उसकी तैयारी करो। नाउ वर्किंग विद द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन। जो विंडोज़ है वो एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके जो सिस्टम्स है उसका एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया विंडोज़ की, जैसा आईफोन ने मैक बनाया। तो कॉमनली यूज बिजनेस एप्लीकेशंस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल। देखो वर्ड आपने देखा होगा शायद, कुछ लोगों को बेसिक लगेगा ये, पर दिखा देते हैं एक बार। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें ओएमआर शीट बन सकती है, इसमें लेटर हेड बन सकते हैं, इसमें सब कुछ बन सकता है। बिजनेस के लिए वर्ड और एक्सेल मस्ट है, आना ही चाहिए, टू बिकम अ डी फैक्टो स्टैंडर्ड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स इन मोस्ट कॉर्पोरेशंस एज वेल एज मोस्ट होम्स। जो ओरिजिनल 1985 का वर्जन था विंडोज़ का, इंट्रोड्यूस्ड टू होम एंड बिजनेस पर्सनल कंप्यूटर्स यूजर्स बाय ग्राफिक यूजर इंटरफेस आइडिया। दे वर डेवलप्ड बाय एक्सपेरिमेंटल लैब एट जेरोक्स एंड इंट्रोड्यूस कमर्शियल। हाँ ठीक है, बेसिक दिया गया है क्यों एक एक्सपेरिमेंटल लैब ने इसे बनाया था बिजनेस को एड करने के लिए। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं विंडोज़ के, जैसे कि विंडोज़ 286, 386, 3.0, 3.11, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी विंडोज़ 11 चल रहा है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 चल रहा है। तो इसके अलग अलग फंक्शंस क्या क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहले वो हमें क्या देता है, हमें डेस्कटॉप देता है। डेस्कटॉप जो पहली स्क्रीन आती है कंप्यूटर चालू करने को हम डेस्कटॉप कहते हैं। इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्क्रीन ऑफ व्हेन द विंडोज स्टार्ट। विंडोज़ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड विंडोज़ है। आप आईफोन की बात करोगे तो उसमें ये चीज़ें अलग रहेंगी, पर हम एक जनरल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर बिजनेसेस 80-85% विंडोज़ को यूज़ करते हैं आज की तारीख में, इसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो उसमें अलग अलग फोल्डर्स रहते हैं, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स रहता है, माई कंप्यूटर्स रहता है, रिसाइकल बीन रहता है, और शॉर्टकट्स रहते हैं फॉर एप्लीकेशन फाइल्स विच हैव बीन क्रिएटेड। तो इसमें क्या क्या रहता है, जैसे ये आपने एक डेस्कटॉप का विंडो ओपन किया, इसमें एक एक्सप्लोरर विंडो रहेगा, इसमें अलग अलग गैजेट्स रहेंगे, उसमें शॉर्टकट्स बने रहेंगे। डेस्कटॉप के अंदर स्टार्ट बटन रहेगा, ये वाला स्टार्ट बटन रहेगा, ये स्टार्ट बटन क्लिक करने से ही होता है। कई सारी प्रोग्राम बटन्स रहेंगी, टास्क बार रहेगा, ये टास्क बार रहेगा ऐसा, फिर नोटिफिकेशन एरिया रहेगा, और डेस्कटॉप बटन्स रहेंगे अलग अलग, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स रहते हैं डेस्कटॉप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो देखते हैं। उसमें सबसे पहले एक स्टार्ट बटन रहती है। स्टार्ट बटन को आप प्रेस करते हो, आपके टास्क बार पे रहती है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, तो उसे आप प्रेस करते हो। प्रोग्राम बटन्स रहती है, हर एक प्रोग्राम बटन अपीयर करती है, हर एक प्रोग्राम अपीयर्स एज अ बटन इवन when multiple items of the programs are open, but you can choose to change their view. You can pin programs to the taskbar and appear next to the start button. मैं फिर से बोल देता हूँ, ये आपको बहुत बेसिक लगेगा कि ये बात आप क्यों बोल रहे हैं, इससे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे समझा दीजिए करके। ये प्रोग्राम बटन क्या होती है, तो अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं, ये सब अलग अलग प्रोग्राम्स है, हर एक अलग अलग बटन की तरह दिखता है। ये आप इतना एक्सप्लेन काहे के लिए कर रहे हैं, इससे इतना रीड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखते नहीं आएगा, मेन इशू है। टास्क बार क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको जिसमें अलग अलग टास्क है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। फिर शो द डेस्कटॉप बटन, ये जो बटन है वो मिनिमाइज करती है सारे विंडोज़ को, जो एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप एंड इज लोकेटेड एट द राइट डाउन कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। जो एक्सप्लोरर विंडो है वो उसके यूज़ से आप मैनेज कर सकते हो आपके सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को, एंड यू कैन यूज़ द बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स टू नेविगेट अराउंड इट। आप बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स को यूज़ कर सकते हो आगे और पीछे मूव करने के लिए। गैजेट्स क्या हैं, दे कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, आपको जहाँ उन्हें प्लेस करना है आप उन्हें प्लेस कर सकते हो। दे ऑफर इन्फॉर्मेशन सच एज द टाइम और वेदर एट अ वेरी क्विक ग्लैंस, तुरंत देख के आपको टाइम वेदर, यहाँ पे ये लिखा है, डेट लिखा है, ये गैजेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये गैजेट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अलग अलग चीज़ों के लिए। नोटिफिकेशन एरिया, जो नोटिफिकेशन एरिया वो डिस्प्ले करता है टाइम, डेट और एनी अदर एप्लीकेशन रिलेटेड आइकॉन्स। यू कैन क्लिक एन आइकॉन टू डिस्प्ले द विंडोज ऑफ ऑप्शन। शॉर्टकट्स क्या रहते हैं, शॉर्टकट्स अलाउज यू टू ओपन अ प्रोग्राम विदाउट हैविंग टू सर्च फॉर इट इन द स्टार्ट मेन्यू। आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ता, आप शॉर्टकट बना दो तो वो चीज़ उस आइकन पे, उस शॉर्टकट पे क्लिक करने से पूरा प्रोग्राम रन हो जाता है, आपको उसे ढूंढना नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ विंडोज़ का स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसमें मैसेजेस रहते हैं। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं प्रोग्राम्स,
जो अलग अलग तरीके से इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर अपने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट देते हैं। कई सारी विंडोज हैं, उसे आप ओपन और डिस्प्ले कर सकते हो साइमल्टेनियसली कंप्यूटर में, एक साथ कई सारी चीज़ों को आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा OBS ओपन है, मेरा एक्सेल ओपन है, मेरा ये PDF ओपन है, तो बहुत सारी विंडोज़ ओपन होती हैं। तो कोई भी विंडोज़ का एप्लीकेशन किस तरह दिखता है, जो ऊपर जो चीज़ें रहती हैं उसे हम मेनू बार कहते हैं। फिर हर एक मेन्यू के जो टूल होता है, स्पेसिफिक टूल रहता है, उसके अंदर जो स्पेसिफिक टूल्स रहते हैं उसे हम टूल बार कहते हैं। इसे हम पूरी रिबन कहते हैं ऊपर की। फिर ऊपर जो फाइल का नाम रहता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन रहती है। देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन रहती है हमारे पास। स्क्रॉल बटन रहता है, ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये स्क्रॉल बार होता है। और जूम करने का ऑप्शन रहता है, ये देखिए, ये जूम इन, ये जूम आउट, ऑप्शन अलग अलग रहते हैं। बड़ी बेसिक चीज़ है, तो समझने में बहुत ईजी, बट एग्जाम में लिखने के लिए बहुत कठिन, इसलिए 2-3 बार सुन लेना इसको। विंडोज़ एक्सप्लोरर किसके लिए यूज़ होता है? एक्सप्लोर करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स को। एक बार और लास्ट बार इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जिन लोग के पास कंप्यूटर है और जो उस पर ऑपरेट करते हैं, उन्हें इसे इतनी बार सुनने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया, उन्हें ये सुनने, समझने, देखने की बहुत ज़रूरत है। 2-3 बार इसे और देख लेना आप इस पार्ट को, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस चीज़ से क्या होता है। आप लिख के क्या होगे, जब कंप्यूटर में उसे अप्लाई करके देखोगे तो बहुत ईजिली आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर आप ओपन करोगे, विंडोज़ एक्सप्लोरर को आप अपनी फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइब्रेरीज, एक्सपांड और कोलैप्स कर सकते हो फोल्डर्स को। आप इसमें आप विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करिए। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर जाइए, फिर आप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करिए, फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी दिखा देगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ये बटन पर क्लिक करिए, ये बटन पर, यहाँ से आपको जिस भी, यहाँ चले जाइए, फिर आप डॉक्यूमेंट्स में चले जाइए, आपको जिस भी जगह पे जाना है वहाँ पे चले जाइए, एंड यू विल बी गुड टू गो। फिर विंडोज एक्सप्लोरर इज द मेन टूल दैट यू यूज टू इंटरेक्ट विद द विंडोज। ये मेन टूल होता है। यू कैन एक्सेस विंडोज एक्सप्लोरर, स्टार्ट बटन से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और आप सारी चीज़ें इससे एक्सेस कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। तो इसकी विंडो कैसी दिखती है, ये कॉमन एक्शन उसमें जो आप कर सकते हो, वो सारी फाइल्स यहाँ पर विजिबल होती है, आप उसे सर्च कर सकते हो। यू कैन कट लार्ज आइकॉन व्यूज़, इसमें आइकॉन व्यूज़ रहता है। डिटेल्स अबाउट द सेलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड पिक अ फोल्डर टू मूव डायरेक्टली टू इट। क्या क्या इसमें टूल्स रहते हैं? नेविगेशन पैन रहता है, लेफ्ट साइड पे विंडोज एक्सप्लोरर के एक नेविगेशन टूल रहता है। आप हर एक आइटम पे क्लिक कर सकते हो और उसे ओपन कर सकते हो वहाँ से। फिर यूज़ द नेविगेशन बार टू मूव अराउंड, नेविगेशन बार मूव अराउंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। टैब और जो एरो कीज़ है उसे यूज़ करके आप मूव अराउंड कर सकते हो चीज़ों के अंदर। डिटेल्स बॉक्स, इफ़ यू क्लिक अ फाइल और फोल्डर वंस, द डिटेल्स ऑफ इट विल अपीयर इन द डिटेल्स बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर। अगर आप डिटेल्स बॉक्स पर क्लिक कर दोगे तो जो आपने फाइल को सेलेक्ट किया तो साइड में एक छोटा सा विंडो आ जाएगा जिसमें दिखाएगा कि उसकी डिटेल्स क्या है। कमांड बार क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एक्शंस यू माइट वांट टू परफॉर्म आर लिस्टेड इन द कमांड बार। सो कई बार जो एक्शंस हैं वो एक्सेसिबल होते हैं बाय राइट क्लिकिंग द फोल्डर ऑफ द फाइल। आपको रीनेम करना है उस चीज़ को, आपको उसे कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो आप राइट क्लिक करोगे तो जो आपके पास ऑप्शन आते हैं उन्हें कमांड्स कहते हैं। तो जो आप फ्रीक्वेंटली चीज़ें करते हैं, यूजुअल बाकी लोग जो जनरली फ्रीक्वेंटली चीज़ें करते हैं उसे कमांड बार पे एनलिस्ट कर दिया जाता है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट एक्सेट्रा, रीनेम एक्सेट्रा। हिडन मेन्यू बार, आप अल्ट क्लिक करिए, फिर आप व्यू पर जाइए और उसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं जो दिखती नहीं है, और फाइल्स, एडिट, व्यू, टूल्स एक्सेट्रा रहती हैं जो ऊपर रिबन रहती है किसी भी विंडो में। ये देखिए, ये जो सारी चीज़ें रहती हैं इसको आप कट, व्यू, डेटा, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। इसको यूज़ करके आप अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल एंड फोल्डर ऑपरेशंस, फाइल एंड फोल्डर ऑपरेशंस, जो लाइब्रेरी रहती है वो क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स। ये अलग अलग फोल्डर्स हैं, और ये जो पूरा इनका सम टोटल है उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। जो फाइल स्टोर रहती है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में, उसे इट इज़ ओनली अवेलेबल टू यू एंड बैक्ड अप एवरी इवनिंग। हर इवनिंग उसे बैकअप कर जाता है। एक्सपैंड एंड कोलैप्स कैसे करते हैं? ये जो हर एक उसकी वजह एक आपको एरो दिखता है। जब ये वाइट रहता है तो मतलब आपने उस पर क्लिक किया हुआ है, जब वो ब्लैक हो जाता है, ट्रायंगल ऐसा शिफ्ट हो जाता है, मतलब वो एक्सपांडेड नहीं है, वो कोलैप्स्ड है, और जब उस पर क्लिक कर दोगे तो वो एक्सपांड हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए एक्सपांड हो जा भाई, मेरे पास कोई इधर फोल्डर ही नहीं है। एक्सपांड हो जाओ,
देखो ये एक्सपांड ये एक्सपांड हो गया, ये इधर एक्सपांड हो जाता है जब आप उस पर क्लिक करते हो। तो मेरा अपडेटेड विंडो है तो ये पुराना वाला ऑप्शन इसमें है नहीं। ठीक है, देखो ये ब्लैक विंडो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये कोलैप्स्ड है। और ये जो वाइट विंडो आपको दिख रहा था इधर ऐसा दिख रहा था, मतलब वो एक्सपांड हो चुका है, उसकी सारी अंदर की चीज़ें आपको बाहर दिख रही हैं, लिस्ट एंड लिस्ट फॉर्म में दिख रही है। नेविगेट आप कैसे कर सकते हो, एड्रेस बार को यूज़ करके आप नेविगेट कर सकते हो किसी भी चीज़ में। ऊपर एक एड्रेस लिखा आता है हर चीज़ का कि कौन सी चीज़ किसके अंदर सेव्ड है। वो कैसे दिखता है, आप नेविगेट कैसे करोगे, जैसे अपन ने ये देखा था, ये कैसे, ये इसका एड्रेस बार है, इस पर आप क्लिक करोगे, देखो सी ड्राइव यूजर्स, यहाँ पे आपको एड्रेस बार आ गया, इसे एड्रेस बार कहते हैं। तो आप विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करिए, नेविगेशन पैन पे क्लिक करिए, वहाँ पे वाइट एरो रहेगा नेक्स्ट टू द विंडोज, उसको क्लिक करके आप एक्सपांड कर दीजिए। वहाँ पे आपको जेड ड्राइव उसका उसका एड्रेस आपको आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करिए और आपसे ओपन कर लेंगे एड्रेस बार को। जैसा वहाँ दिख रहा था, देखिए इस तरह का उसका पाथ आपको दिखाई देता है। व्यू योर डिपार्टमेंटल साइज्ड ड्राइव, आप आपकी डिपार्टमेंटल शेयर्ड ड्राइव कैसे व्यू करोगे। विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करिए, लेफ्ट हैंड पैन पे क्लिक करिए ऑन द वाइट एरो नेक्स्ट टू द कंप्यूटर्स टू एक्सपांड द विंडो एंड क्लिक ऑन द डिपार्टमेंट। ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। कोई चीज़ को आपको ओपन करना है तो पहले कंप्यूटर पर क्लिक करिए, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, वो ओपन हो जाएगी। नेविगेटिंग फोल्डर्स यूजिंग द एड्रेस बार, ये एड्रेस बार रहता है, उसमें सारा डेटा आता है। तो जैसे आपको इस लाइब्रेरीज के अंदर ये चीज़, के अंदर ये चीज़, के अंदर ये चीज़ इस तरह का है, तो आप इस पर क्लिक करिए, उसके अंदर जितने फोल्डर्स वहाँ पे आ जाएंगे उस पर क्लिक कर दीजिए, आप वहाँ पे चले जाएंगे। नेविगेट फोल्डर यूजिंग द नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ से भी आप जा सकते हो और ये यहाँ से भी जा सकते हो। आप किसी चीज़ के अंदर देखिए, यहाँ से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर जा सकता हूँ यहाँ पे, और या मैं यहाँ से भी डायरेक्टली किसी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। क्लिक द ऑर्गेनाइज बटन एंड चूज फोल्डर एंड सर्च द ऑप्शन। ऑर्गेनाइज बटन पे आप क्लिक करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस बेसिस पर फिल्टर करना है जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको। मैनेज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स, आप न्यू फोल्डर ओपन कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ को ओपन करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा आपको कहाँ नया फोल्डर ओपन करना, फिर आप क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर, तो वो ओपन हो जाएगा उस जगह पे। आप फोल्डर के व्यू को चेंज कर सकते हो, मतलब आप वो एंडलेस फॉर्म में भी कर सकते हो, ये लार्ज आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, लिस्ट, डिटेल्स, टाइटल्स एंड कंटेंट्स के फॉर्म में भी से कर सकते हो। ये बड़ा सिंपल है, बेसिक है, पर हम सब डिस्कस कर रहे हैं ताकि कुछ छूट ना जाए और आप एग्जाम में सब कुछ लिख कर आ पाएँ। एक सर्च बार रहता है, देखो ये डिटेल्स बार में क्या रहता है, डिटेल्स, यहाँ पे से व्यू चेंज कर सकते हो, एंड लिस्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो। ये सर्च बार रहता है, यहाँ पे मुझे जो चीज़ सर्च करनी है मैं सर्च कर सकता हूँ। ऊपर रहता है, इस पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो। कैसे सर्च करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करिए, सर्च बॉक्स पे क्लिक करिए, आप टाइप कर दीजिए, जो आपने टाइप कर लिया है पॉसिबल रिजल्ट सारे आ जाएंगे, जो रिजल्ट आपको बेस्ट लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए। आप सर्च बॉक्स से लिंक के थ्रू भी आप इसको सर्च कर सकते हैं चीज़ों को। आप एक पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल को सर्च कैसे करेंगे, इफेक्टिवली करने के लिए आप उसको साइज़ के बेसिस पर उसका वो भी कर सकते हैं। देखिए डेट के बेसिस पर उसका डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि किस डेट पे कौन सी चीज़ बनी है, उसके साइज़ के बेसिस पर भी आप उसे फिल्टर कर सकते हैं, टाइप के बेसिस पर भी आप उसको फिल्टर कर सकते हैं अगर आपको इसमें से कोई स्पेसिफिक फाइल ढूंढनी है तो। उसके बाद टू सर्च द होल ऑफ योर जेड माई डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स में जाके आप सारे फाइल्स को देख सकते हो। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये इसके अंदर इंडेक्स, इसके अंदर मुझे देखना है कि इसके अंदर सारी चीज़ें क्या हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में चले जाऊँगा और इस पर मैं डायरेक्टली क्लिक ही कर दूंगा तो ये सारी चीज़ उसके अंदर आ जाएंगी। सर्च बाय ऑप्शन, सर्च ऑफ ऑप्शन, आप टाइप कर सकते हो वर्ड्स और फ्रेजेज जो आपको लगता है कि फाइल के नाम में हो सकती हैं या हैं, आपको अच्छे से पूरा नाम नहीं पता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। रिफाइन योर सर्च बाय डेट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आप यहाँ पे डेट से भी आपकी सर्च को रिफाइन कर सकते हो। आप उसको साइज़ से भी रिफाइन कर सकते हो, ये देखिए सर्च बाय साइज़ से भी आप उसको रिफाइन कर सकते हो और फाइल टाइप से भी कर सकते हो। ये देखिए फाइल टाइप से भी आप रिफाइन कर सकते हो कि क्या आपको चीज़ चाहिए। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, आप फाइल टाइप से भी उसको फिल्टर कर सकते हो। अलग अलग फाइल टाइप होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, उसके बेसिस पर आप उसको फिल्टर कर सकते हो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। सर्च इन 2 और मोर फोल्डर्स, आप एक से ज़्यादा फोल्डर में भी सर्च कर सकते हो। आप सर्च रन कर सकते हो, स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द सर्च बटन एंड सेलेक्ट द सर्च अगेन इन कस्टम में उसको अगेन सर्च कर सकते हो। जैसे आपने किसी चीज़ को सर्च करा, फिर आप उसको कस्टम में सर्च करो तो वो दूसरे फाइल में उसी चीज़ को वापस सेव कर लेगा, सर्च कर लेगा।
सेलेक्ट द फोल्डर्स इन जेड माई डॉक्यूमेंट्स में कैसे आप किस फोल्डर को सेलेक्ट करोगे, आप एक्सपांड करोगे लाइब्रेरीज को, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करोगे, माई डॉक्यूमेंट पे जाओगे, आप वाइट एरो की को क्लिक करोगे जो हमने देखा था एक्सपांड करने के लिए, फिर आप टिक बॉक्स पे क्लिक करोगे और फिर आप सर्च पे क्लिक कर दोगे तो उसे ओपन कर देगा। शेयर्ड डिपार्टमेंटल एक्स ड्राइव में कैसे जाओगे, एक्सपांड करोगे कंप्यूटर को, उस शेयर्ड डेटा में जाओगे, उस ड्राइव में जाओगे, उस डिपार्टमेंट में जाओगे, उस वाइट एरो की पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट एरो पे चले जाओगे। कुछ लोगों को बहुत कठिन लग रहेगा सुनने में क्योंकि आपने कंप्यूटर पर कभी काम नहीं करा है, जिनने किसी थोड़ा भी काम करो उन्हें समझ में आ जाएगा बहुत सिंपल है। रिसाइकल बिन क्या रहती है, ये होती है रिसाइकल बिन, ये रिसाइकल बिन है, देखो यहाँ दिख जाएगी, ये रिसाइकल बिन है। इसमें क्या होता है, जो भी सारी चीज़ें डिलीटेड है वो इसमें जाके सेव हो जाती है। परमानेंटली कोई चीज़ डिलीट अगर आप नहीं करो, नॉर्मल डिलीट करो तो वो चीज़ यहाँ जाके सेव हो जाती है और उसको आप रिट्रीव कर सकते हो बाद में। रिट्रीव कहाँ पे होती है, जहाँ से आपने उसको डिलीट करी थी वहाँ पे, और आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप उसे रिट्रीव कर लिए जहाँ पे आप रिट्रीव उसे करना चाहते हैं, वहाँ से कट कॉपी पेस्ट भी उससे आप कर सकते हैं। डिलीटेड फाइल को रिट्रीव करने की मेथड क्या रहती है, सबसे पहली बात आप उस फाइल पर क्लिक करिए और रिस्टोर पर क्लिक कर दीजिए, तो जहाँ से डिलीट हुई थी वहाँ पे सेव हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप वहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, उसमें कोई चीज़ है रिसाइकल बिन में, ये इतनी सारी फाइल्स है, अगर मुझे चाहिए कि मैं इसको निकालूँ, ओके इसको मैं निकालूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो आ जाए, तो मैं इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दूँगा, वापस रिसाइकल बिन में चली गई। क्या ही फोटो दिख रही है यार सॉरी, कॉन्फ़िगरिंग द स्क्रीन, पता मैं डिलीट भी नहीं करूँगा उसको, रहेगी वो विंडोज़ पे। कॉन्फ़िगरिंग द स्क्रीन, आप स्क्रीन को कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, ये स्क्रीन है, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, आपको कैसी सेटिंग्स चाहिए स्क्रीन की वो चीज़ आप सारी, डिस्प्ले ओरिएंटेशन कैसी, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, सब कुछ आप चीज़ें यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस विंडोज़ में रहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर सकते हो, आप राइट क्लिक कर सकते हो, फिर यहाँ पे ये पर्सनलाइज में जाके आपको जो भी डिस्प्ले सेटिंग चेंज करनी है, आपको ब्राइटनेस चेंज करनी है, आपको वॉलपेपर बैकग्राउंड चेंज करना है, आप उसको सेंटर बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो उसमें ऑप्शन रहता है, सेंटर कर सकते हो, टाइल स्ट्रेच कर सकते हो, उसको फिट कर सकते हो, फिल कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। स्क्रीन सेवर आप लगा सकते हो, स्क्रीन सेवर क्या करता है, जब स्क्रीन बहुत देर तक इनएक्टिव रहती है तो वो एक स्क्रीन सेवर लगा देता है, ताकि कोई बंदा अगर बहुत देर से कुछ यूज़ नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूसली प्रोग्राम रन ना करता रहे और मॉनिटर को डैमेज ना करे, इसके लिए स्क्रीन सेवर आ जाता है। एक दूसरी सी विंडोज सी आ जाती है जिस पे आप जैसी क्लिक करते हो वैसी वो चीज़ चालू हो जाती है। अभी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द स्क्रीन सेवर आप उसको चूज़ कर सकते हो, आप प्रीव्यू उसको कर सकते हो, फिर सेटिंग में जाकर उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जब आप रिज्यूम करते हो अपने काम को और वो कई बार पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है तो आपको पासवर्ड वापस डालना पड़ता है, साइन इन वापस करना पड़ता है, उस पर स्क्रीन सेवर हट जाता है, वापस से आपके प्रोग्राम पे आ जाते हो। एडिंग एंड रिमूविंग न्यू प्रोग्राम्स विद यूजिंग द कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल होता है, इसमें अलग अलग डिवाइसेस रहती हैं, अलग अलग काम रहता है, हार्डवेयर, साउंड, नेटवर्क, यूज़र अकाउंट्स, इसको यूज़ करके आप अलग अलग प्रोग्राम्स को ऐड और लेस कर सकते हो। ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स इन द कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करिए, विंडोज़ बटन पर क्लिक करिए, कंट्रोल पैनल पर जाइए, फिर आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करिए और फिर न्यू डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करिए, उसके बाद क्लिक ऑन द प्रोग्राम ऑप्शन, दिस विल ब्रिंग द न्यू विंडो। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पर जाइए, ये प्रोग्राम्स नया, ये पुराना है, जो टेक्स्ट में लिखा है वो पुराना है और जो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ वो एडवांस्ड है, तो उसमें प्रोग्राम्स एंड फीचर्स की जगह सिर्फ प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, उस पर आप जाकर जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप उसे एनेबल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और जो इंस्टॉल्ड अपडेट्स हैं उसे देख सकते हैं, जो अपडेट्स अवेलेबल हैं उसे देख सकते हैं और उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं वहीं से कंट्रोल पैनल से। फिर एप्लीकेशन ऑफ विंडोज़, सबसे पहली बात पेंट के अंदर इधर से 2-3 बार एग्जाम्पल दे दिया, कुछ पेंट कर ही लेते हैं आज। देखो ये होता है पेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ये ड्राइंग कर सकता हूँ, ये कलर ड्रॉप कर सकता हूँ, किसी चीज़ को कट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं पेंट में कर सकता हूँ, उसे सेव कर सकता हूँ जहाँ मुझे चाहिए वो। कैसे ओपन किया, मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया, मैंने पेंट टाइप किया और एंटर दबा दिया तो मेरा पेंट चालू हो गया, ठीक है। उसमें बहुत सारे टूल्स रहते हैं, देखो जैसे फाइल रहता है, रिसाइज कैसे करना है, टूल बार में बहुत सारे टूल्स रहते हैं, रिसाइज कैसे करना है, कलर किस तरह करना है, कौन सा ब्रश चाहिए आपको, मेन्यू में अलग अलग कलर्स रहते हैं, कलर बॉक्स रहता है, फिर ये जो ड्राइंग एरिया रहता है और अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, स्विगली लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हो और उन्हें फिल कर सकते हो आउटलाइन से। आउटलाइन फिल करने के लिए सॉलिड्स भी उसमें फिल कर सकते हो। देखो ये अलग अलग शेप्स रहते हैं, पेंट मैंने बंद कर दिया, ये देखो अलग अलग शेप्स रहते हैं, आप इसे फिल कर सकते हो, इसे ऐसे फिल कर सकते हो,
ये अलग अलग पेन होते हैं, इसको यूज़ कर सकते हो, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप इरेज कर सकते हो कोई पिक्चर को। इरेज करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इरेज नहीं करता है, वो उसके ऊपर वाइट कलर पेंट कर देता है। देखो इरेजर क्या करता है, इरेजर ये इरेज नहीं कर रहा है, ये उस पर और वाइट कलर कर सकता है। इसकी सेटिंग चेंज करके आप इस पर कोई भी कलर डाल सकते हो। अगर मान लो आपने इसके ऊपर डाल दिया कि मुझे येलो कलर चाहिए, तो वो येलो कलर पेंट करने लगेगा इरेजर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, चेंजिंग द इफेक्ट्स ऑफ द ड्राइंग टूल्स, अब उसके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, उसका थिकनेस चेंज कर सकते हो, उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, उसकी शेड्स चेंज कर सकते हो। सारी शेडिंग्स अलग अलग ब्रश टाइप में, अलग अलग सेटिंग्स में सब कुछ अवेलेबल है। आप ब्रश चेंज कर सकते हो, उसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हो। फिर किसी चीज़ को सेव कैसे करना, आप फाइल मेन्यू पर जाइए, सेव पर क्लिक कर दीजिए, तो जो चीज़ वहाँ पर सेव्ड है, जो चीज़ ऑलरेडी ओपन थी, जहाँ से आपने ओपन करी वहीं पे सेव हो जाएगी। लेकिन आपने कोई नई चीज़ ओपन करी है तो आप उसको सेव एज करिए, उसका फाइल का फॉर्मेट डिसाइड करिए। देखिए जैसे मैंने ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। फाइल मैं सिर्फ सेव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी ओपन करा है, सेव एज करूँगा, जेपीजी मैंने उसको फाइल डिसाइड कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, क्या नाम से, मॉडर्न आर्ट नाम से इसको सेव कर देते हैं।